दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया है। हमारे संविधान की उद्देशिका इस प्रकार से है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है और प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं और प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। आइए प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है उद्देशिका का आधार क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है उद्देशिका को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है। तो के.एम. मुंशी ने। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने उद्देशिका या प्रियम्बल को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। राजनीतिक जन्मपत्री या राजनीतिक कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा है। अगला प्रश्न है किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना या प्रियम्बल संविधान का अंग या भाग नहीं है। न्यायालय ने कहा था कि ये संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने वाली एक कुंजी है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है कि किस ऐतिहासिक वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया। तो ये था केशवानंद भारती वाद 1973। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका या संसद उसमें संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है अब तक उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो ये केवल एक बार किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है 42वें संशोधन द्वारा कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो ये 3 शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दावली कहाँ से ली गई है। तो ये यूएन चार्टर यानी संयुक्त राष्ट्र चार्टर और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये शब्दावली ली गई है, हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय यानी कितने प्रकार के जस्टिस का उल्लेख है। तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता तथा 2 प्रकार की समानता का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक न्याय का संकल्प कहाँ व्यक्त किया गया है? तो उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय का संकल्प व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता वर्णित है? तो याद रखिएगा, अभी अभी हमने बात किया है कि उद्देशिका में कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना यानी 5 प्रकार के स्वतंत्रता की व्यवस्था उद्देशिका में वर्णित है। प्रस्तावना में वर्णित समानता के 2 रूप कौन से हैं? तो 2 प्रकार की समानता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, याद रखिएगा। एक और प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका वास्तविक अर्थ ये है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति ये वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। वंशानुगत जो है, जहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है वहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है, जबकि भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने, और इसके अलावा न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने भी गोलकनाथवाद में इसका समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, ये कथन किसका है? तो ये प्रसिद्ध संविधानविद सुभाष कश्यप का कथन है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये कथन प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के प्रति तटस्थ है। अगला प्रश्न है, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया है? तो ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत या थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा बताया है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में संप्रभु शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो जब आप उद्देशिका पढ़ेंगे तो इसमें भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में वर्णित या घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में बंधुत्व या फ्रैटर्निटी शब्द का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। अगले प्रश्न पर आते हैं, उद्देशिका संविधान के किन आदर्शों को स्पष्ट करती है? तो ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के आदर्श को स्पष्ट करती है उद्देशिका। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, क्या उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है? तो ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं बल्कि गैर न्यायिक है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का भारतीय स्वरूप कैसा है? तो समाजवाद का भारतीय स्वरूप लोकतांत्रिक समाजवाद है जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने प्रस्तावना को क्या कहा है? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा और शाश्वत सिद्धांत बताया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का मुख्य नोट या की नोट है, ये किसने कहा? तो ये अर्नेस्ट बार्कर का कथन है।
एक और प्रश्न है कि उद्देशिका में किस तिथि का उल्लेख मिलता है? तो उद्देशिका में 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है? तो संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत जनता या भारत के लोग हैं। संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या स्रोत भारत की जनता या भारत के लोग हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ है शासन की शक्ति जनता में निहित है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि प्रस्तावना के अनुसार शासन के सर्वोच्च लक्ष्य क्या हैं? तो ये हैं स्वतंत्रता, समता और न्याय सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघवाद में पंथ निरपेक्षता को क्या माना गया है? तो याद रखिएगा एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघवाद में प्रस्ताव पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म को संविधान का आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर स्वीकार किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्या प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है? तो प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। एक और प्रश्न है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में जो सर्वोच्च शक्ति है वो भारत की जनता के पास है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारशिला क्या है? तो ये प्रस्तावना है। और प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 से ग्रहण किए गए हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से भारत को एक सेकुलर स्टेट घोषित किया गया है। गणराज्य शब्द किस देश से लिया गया है? तो गणराज्य शब्द ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना को संविधान का आभूषण किसने कहा है? तो ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आभूषण कहा है। एक और प्रश्न है किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र या आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहते हैं? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी कहा गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है उद्देशिका का महत्व कब बढ़ जाता है? तो जब संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट होती है तो उस समय उद्देशिका का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन मूल ढांचे को बिना बदले संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रस्तावना में एकता और अखंडता का संबंध किससे है? तो एकता और अखंडता का संबंध मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय एकीकरण से है। एकता मनोवैज्ञानिक और अखंडता क्षेत्रीय एकीकरण से संबंधित है। बंधुता का अर्थ क्या है? तो ये है भाईचारे की भावना। और अगला प्रश्न है उद्देशिका में समाजवादी शब्द का लक्ष्य क्या है? तो ये आय और स्थिति की असमानता को कम करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है आप देख सकते हैं दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारत की जनता के द्वारा। अगला है प्रश्न कि बेरुबारीवाद में न्यायालय ने प्रस्तावना को क्या माना है? तो बेरुबारी केस में न्यायालय ने संविधान का अंग नहीं माना है बल्कि इसे मात्र मार्गदर्शक तत्व कहा है। बेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वचन में सहायता करती है। और बेरुवाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने अधिनियमित शब्द का अर्थ है? तो इसे कानूनी रूप देने के लिए अधिनियमित शब्द जो है प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लास्ट में जो कहा गया है, हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, तो उसमें अधिनियमित शब्द का अर्थ है इसे कानूनी रूप देना। आत्मार्पित शब्द का क्या अर्थ है? तो स्वयं को सौंपना होता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो लोकतंत्र जनता की सरकार होती है, लेकिन लोकतंत्र का प्रकार क्या है? तो इसमें अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है लोकतंत्र का प्रकार है भारत में। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान की दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये कथन किसका है? तो अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर का कथन है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख किस अनुच्छेद के उद्देश्यों की पूर्ति करता है? तो ये अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 17 की। अगला प्रश्न है, भारत में लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो शासन की शक्ति का स्रोत जनता है, ये भारत में पॉपुलर सॉवरेनिटी का अर्थ है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस का अर्थ क्या है? तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव, ये सामाजिक न्याय का अर्थ है। राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो सभी नागरिकों को राजनीति में समान रूप से भागीदारी का अधिकार, ये राजनीतिक न्याय है। विश्वास और उपासना का संबंध किससे है? तो ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में वर्णित समानता किस क्रांति की देन है? तो ये फ्रांस के क्रांति की देन है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो प्रस्तावना को आप जान लीजिए, पवित्र दस्तावेज ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, उन्होंने इसे संविधान का सार माना है। अगला प्रश्न है, LIC ऑफ इंडिया वाद 1995 में न्यायालय ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है? तो न्यायालय का मत है कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितने बार आया है? तो याद रखिएगा, ये 2 बार आया है। हम भारत के लोग, भारत को एक। तो यहाँ पर प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला मुख्यवाद कौन सा है? तो ये है SR बोम्मईवाद। प्रस्तावना का कौन सा शब्द भारत को नास्तिक राज्य होने से रोकता है? तो ये पंथ निरपेक्ष शब्द भारत को नास्तिक राज्य होने से रोकता है, क्योंकि भारत में सकारात्मक पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार और सम्मान का भाव रखता है। अगला प्रश्न है, क्या प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में सहायक है? तो हाँ, ये संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम मार्गदर्शन प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का अर्थ है कि सत्ता जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में है। इसी तरह एक प्रश्न और है कि प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो अलगाववादी प्रवृत्तियों को रोकना अखंडता शब्द जोड़ने का अर्थ है। प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, ये किसने कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। अगला प्रश्न है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के कितने अनुच्छेद थे? तो याद रखिएगा, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव जो कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और इस उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इसमें कुल 8 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में गरिमा शब्द का क्या महत्व है? तो प्रत्येक व्यक्ति के मानवीय अधिकारों की सुरक्षा, ये गरिमा शब्द का अर्थ है।
अगला है, क्या 42वें संशोधन से पहले भारत पंथ निरपेक्ष नहीं था? तो भारत अंतर्निहित रूप से पंथ निरपेक्ष था। इसका वर्णन मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 में आया है, लेकिन शब्द नहीं था। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द केवल स्पष्टता के लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। प्रस्तावना में वर्णित विचार और अभिव्यक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 19 से है, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्णित है। अगला प्रश्न है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। अगला है, प्रस्तावना में प्रतिष्ठा की समता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है समाज में किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। अगला है, प्रस्तावना में अवसर की समता का अर्थ क्या है? तो सभी को समान रूप से आगे बढ़ने की सुविधा। लोकतंत्र शब्द किस ग्रीक भाषा या किस यूनानी भाषा से बना है? तो दो शब्दों डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। प्रस्तावना में गणराज्य होने का अर्थ क्या है कि तो याद रखिएगा, प्रस्तावना में जो है भारत को गणराज्य घोषित किया गया है, जिसमें ये माना गया है कि यहाँ कोई वंशानुगत राजा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है पर यह शक्ति का स्रोत नहीं है। ये किस वाद का सार तत्व है? तो ये बेरुवारीवाद 1960 में ये वर्णित है। अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द किस विचारधारा की ओर संकेत करता है? तो ये फेबियनवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष शब्द का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद है सेकुलर। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में न्याय के अंतर्गत किसे प्राथमिकता दी गई है? तो सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई है न्याय के अंतर्गत। प्रस्तावना का कानूनी स्वरूप क्या है? तो याद रखिएगा, ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी इसे लागू नहीं किया जा सकता, यानी न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना को पवित्र नाम इन द नेम ऑफ गॉड से शुरू करने का सुझाव दिया था? तो HV कामत ने, लेकिन उनका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित किया गया है? तो प्रस्तावना में नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित किया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता के कितने क्षेत्र हैं? तो 5 क्षेत्र हैं। कौन कौन? कि ये 5 प्रकार हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगला प्रश्न है, आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? तो अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करना आर्थिक न्याय का अर्थ है। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो जीवन जीने का एक तरीका जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हो, ये सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का मुख्य कार्य क्या है? तो ये संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का कार्य प्रस्तावना का है। अगला है, प्रस्तावना में एकता शब्द किसे दर्शाता है? तो ये मनोवैज्ञानिक एकता को दर्शाता है। प्रस्तावना में अखंडता शब्द किसे दर्शाता है? तो ये भौगोलिक एकता को दर्शाता है। और देखिए, प्रस्तावना संविधान का सार है, ये किसने कहा है? तो न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह का कथन है कि प्रस्तावना संविधान का सार है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का कौन सा भाग लोक संप्रभुता की पुष्टि करता है? तो ये है हम भारत के लोग, और इसमें ये माना जाता है कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो भारत की जनता में निहित है। अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द का अर्थ भारतीय संदर्भ में क्या है? तो ये गरीबी, उपेक्षा और बीमारी का अंत करना भारतीय संदर्भ में समाजवादी शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का सबसे अंत में जोड़ा गया शब्द संशोधन के माध्यम से कौन सा है? तो ये है अखंडता शब्द। प्रस्तावना के किस भाग को न्यायपालिका का मार्गदर्शक यानी गाइड टू जुडिशरी कहा जाता है? तो उद्देशिका के लक्ष्य और आदर्श वाले भाग को न्यायपालिका का मार्गदर्शक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि क्या प्रस्तावना के आधार पर संविधान के किसी स्पष्ट प्रावधान को रद्द किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रस्तावना केवल अस्पष्टता की स्थिति में व्याख्या में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में प्रस्तावना के किस शब्द को संविधान का आधार बताया गया?
तो ये सामाजिक और आर्थिक न्याय के संतुलन को मिनर्वा मिल्सवाद में जो है संविधान का आधार माना गया है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका एक ऐसा तत्व है जो संविधान के शासन की दिशा निर्धारित करती है। ये किसने कहा है? तो ये कथन J.B. कृपलानी का है। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। प्रस्तावना में प्रयुक्त संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के अनुसार भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के बावजूद संप्रभु कैसे है? तो इसका अर्थ ये होगा कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता ऐच्छिक समझौता है, संवैधानिक बाध्यता नहीं। इसलिए राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के बावजूद भारत संप्रभु राष्ट्र है। प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता पर कौन सी सीमाएं हैं? तो प्रस्तावना की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है बल्कि विधि द्वारा स्थापित सीमाओं के अधीन है। किसने प्रस्तावना को संविधान का एक पवित्र अवशेष माना है? तो अर्नेस्ट बारकर ने संविधान के दर्शन के संबंध में अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान का पवित्र अवशेष माना है। अगला प्रश्न है, इक्विटी और इक्वालिटी में से प्रस्तावना किस पर बल देती है? तो इक्वालिटी यानी समानता पर, जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता का कौन सा मॉडल अपनाया गया है? सकारात्मक या नकारात्मक? तो उद्देशिका में हमने पंथ निरपेक्षता के पॉजिटिव यानी सकारात्मक मॉडल को अपनाया है, जहां राज्य सभी धर्मों को सहायता और सम्मान देता है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने बेरूवादीवाद में प्रस्तावना को क्या कहा था? तो उन्होंने कहा, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने वाली कुंजी है प्रस्तावना। प्रस्तावना में बंधुत्व बढ़ाने के लिए किन दो बातों को सुनिश्चित करना आवश्यक माना गया है? तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को, इन बातों को जो है बंधुत्व बढ़ाने के लिए आवश्यक माना गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तावना को सबसे अंत में क्यों पारित किया गया? ताकि ये सुनिश्चित हो सके ये संविधान के शेष प्रावधानों के अनुरूप है, इसलिए संविधान का सबसे प्रथम भाग प्रस्तावना को सबसे लास्ट में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मुख्य लक्ष्य क्या है जिसे प्रस्तावना में अंतर्निहित माना जाता है? तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द किस राजनीतिक सिद्धांत को खारिज करता है? तो ये वंशानुगत विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की उपस्थिति को खारिज करता है, क्योंकि गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होता है या राष्ट्र का प्रमुख होता है वो वंशानुगत न होकर जो है इसका निर्वाचन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दार्शनिक आधार क्या है? तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना, ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दार्शनिक आधार है। अगला प्रश्न है, गोलकनाथवाद 1967 में न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने प्रस्तावना को संविधान के किन प्रावधानों का निचोड़ कहा था? तो मौलिक अधिकारों का निचोड़ कहा था न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्या प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार शब्द का उल्लेख है? तो नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 326 में है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में विश्वास का क्या अर्थ है? तो किसी विशेष विचारधारा या दर्शन को मानने की मानसिक स्वतंत्रता, ये विश्वास का अर्थ है जिसको प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। अगला है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो ये तर्क सरकार ने किस वाद में पहली बार दिया? तो केशवानंद भारती वाद 1973 में जो है ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका या संसद उसमें संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय शब्द का अभाव किनके अधिकारों को हनन को रोकने के लिए है? तो ये वंचित और पिछड़े वर्गों के हनन को रोकने के लिए है जो है संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय शब्द। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रस्तावना में प्रतिष्ठा की समता का क्या तात्पर्य है? तो ये अस्पृश्यता और उपाधियों के अंत यानी अनुच्छेद 17 और 18 का दार्शनिक रूप है प्रतिष्ठा की समता। अगला है, भारतीय प्रस्तावना को विश्व का सर्वोत्तम प्रारूप किसने कहा? तो N.A. पालकीवाला ने कहा था भारतीय प्रस्तावना को विश्व का सर्वोत्तम प्रारूप। अगला है, प्रस्तावना के अखंडता शब्द का अर्थ केवल भौगोलिक नहीं बल्कि और क्या है? तो ये मनोवैज्ञानिक है, जो कि मनोवैज्ञानिक एकता को दर्शाती है।
अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में से भारतीय संविधान हिंदी प्रति में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो सेकुलर का भारतीय संविधान की हिंदी प्रति में पंथ निरपेक्ष रूप प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज है लेकिन प्रस्तावना उसकी नैतिकता है, ये विचार किसका है? तो ये के.एम. मुंशी का विचार है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना में उपासना की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पूजा पद्धति अपना सकता है, उसको ये अधिकार है और यही उपासना की स्वतंत्रता का अर्थ है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा था कि प्रस्तावना को ईश्वरीय आशीर्वाद के साथ शुरू करना चाहिए? तो एच.वी. कामत ने, लेकिन ये प्रस्ताव गिर गया था। अगला प्रश्न है समाजवाद शब्द को परिभाषित करने वाला सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख वाद क्या है? तो ये है डी.एस. नकारावाद। याद रखिएगा दोस्तों, डी.एस. नकारावाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने भारत में पेंशन भोगियों के अधिकारों और समानता के अधिकार की व्याख्या पूरी तरह बदल दिया था और इसमें समाजवाद शब्द को परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रस्तावना के अनुसार भारतीय राज्य की प्रकृति निरंकुश क्यों नहीं हो सकती? तो उत्तर है क्योंकि यहाँ संविधान की सर्वोच्चता और लोकतंत्र का वर्णन है, इसलिए भारतीय राज्य की प्रकृति निरंकुश नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है क्या प्रस्तावना में ड्यूटीज यानी कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो नहीं किया गया है। प्रस्तावना केवल अधिकारों और आदर्शों की बात करता है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस व्यापक अर्थ में किया गया है? तो सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने के अर्थ में न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि प्रस्तावना का वो कौन सा भाग है जो वैश्विक शांति के आदर्श को मौन रूप से समाहित करता है? तो ये बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की अवधारणा है और ये वैश्विक शांति के आदर्श को मौन रूप से अपने में समाहित करता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और सबसे व्यापक संविधान है जो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। प्रस्तावना उसका प्रियम्बुल या उद्देशिका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो इसमें जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था और संविधान की उद्देशिका आप सभी लोग जानते हैं। हमने इस वीडियो में संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो परीक्षा में या तो पूछे गए हैं या उनके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।